हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में जीटीएस क्लासेज में। यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना बताना चाहेंगे कि अभी आपके 31 जैन को जो है वो पेपर हुए हैं सीटेट के। उसमें पेपर फर्स्ट में एक जो सब्जेक्ट ईवीएस का आता है, तो ईवीएस में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अभी मैं फिलहाल ईवीएस के ही जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं को आपके साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी आप लोगों ने कई जगहों से मैच करा होगा, मे बी अगर नहीं किया है तो अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, मैंने कहा था कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो आंसर बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं एक बार अपना आंसर मैच करना तो आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस बार का ईवीएस थोड़ा हट के आया था प्रीवियस आपके सीटेट के पेपर से। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, केवल राइट आंसर क्वेश्चन में पढ़ूंगी और उसके राइट आंसर बताऊंगी, तो आप वो अपना राइट आंसर मिला लीजिएगा। मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगी अगर पूरा पूरा पढ़ने लगे ऑप्शन तो। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, यानी मणिपुर। 62 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गुजरात और तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगी कि आपके गुजरात और तमिलनाडु के अलावा जो ऑप्शन सही होने के आसार है वो बॉम्बे और हाई कोर्ट के भी हैं। तो बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ये भी ऑप्शन में भी सही हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा गुजरात और तमिलनाडु। तो आप इसको सीटेट पे छोड़ दीजिए कि वो इसका राइट आंसर क्या देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया है। 64 पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए, यानी आपको बताना है। तो यहाँ पे चार आपको दिए गए हैं कि क्या मतलब कार्य क्या क्या है, और प्रश्न उन्होंने पूछा है कि इनमें से जड़ों के कार्य क्या हैं, यानी जड़ों के कौन से इसमें से कार्य हैं। तो जड़ों के कार्य हैं ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यानी पौधों को सहारा देना, भोजन संचित तथा भंडारण करना तथा पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, सी और डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना, यानी तेलंगाना इसका जो है वो राइट आंसर है। 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों को उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये हो जाएगा आंवला, पालक तथा गुड़। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तथा वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। तो आपको पता है बाज की नजर, ऐसे बोलते हैं ना, गिद्ध हो गए, चील हो गए, बाज हो गए, जो इस कैटेगरी के जो हैं इन लोगों की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे हो जाएंगे बाज, चील तथा गिद्ध इस क्वेश्चन के राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये हो जाएगा असम इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना तथा बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपको। मैं यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपका ये दिल्ली है, ये आपका गुजरात यानी गांधीनगर है, और ये आपका बिहार है। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि आपका बिहार यानी पटना किधर है, तो वो हम कहते हैं कि उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, भारत के मानचित्र के हिसाब से वो उत्तर पूर्व में आता है। लेकिन हम दिल्ली की बात करें, ये हमारा क्या है दिल्ली। ठीक है, हम अगर दिल्ली की बात करें तो अगर हम इसके कंपेयर में बात करें तो ये आपका तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये आपका दक्षिण पूर्व होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। लेकिन कुछ लोग पॉसिबिलिटी ये भी लगा रहे हैं, तो देखते हैं इस सीटेड वाले इसका क्या आंसर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 70। निम्नलिखित में से किसके मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए गए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 वगैरह में, मेंडल के नियम के बारे में। ठीक है, यानी मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपका सिंपल सा ये हो जाएगा ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, चलो 71 देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े। 72 देख लेते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए?
क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ABCD करके दिया है और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा A और B, यानी मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये इसके राइट आंसर होने चाहिए। यानी मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने लगाया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A और B। लेकिन देखते हैं सीटेड वाले क्या देते हैं। चलो 73 देख लेते हैं। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब 74 क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी तथा उन्हें भोजन विषय को पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो पुनीत क्या चाहता था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, यानी पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। 75 देख लेते हैं, 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है? तो इन्होंने पूछा रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है, तो ये हो जाएगा रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसको हम लगा देते हैं। आगे बढ़े, चलिए 76 देख लेते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो बच्चा क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ठीक, अब 77 देख लेते हैं। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उनकी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उनसे बात करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। 78 देख लेते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा, इन्होंने तो लगाया है ऑप्शन नंबर 1, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 नहीं सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग सही होगा ऑप्शन नंबर 3, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक, चलो आगे बढ़े। 79 देख लेते हैं। EVS में मानचित्रण कौशल, तो EVS में मानचित्रण कौशल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कि ऑप्शन नंबर 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। 80 देख लेते हैं। तो EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। 81 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो ये हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए, इन्होंने लगाया ऑप्शन नंबर 2, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सही होगा अवधारणा मानचित्रण, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं 82 पे। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल बिरुनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? आपको उद्देश्य में 4 उद्देश्य ABCD करके दिए गए हैं, फिर आपको पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि पहला ऑप्शन में ABC है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यही होगा, A, B और C। इन्होंने लगाया है 4 या 2, आई डोंट नो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सही होगा वो होगा A, B तथा C। आगे बढ़े, चलो 83 देख लेते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, नजदीक के स्थान के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, बात करते हैं 84। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 85 देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। 86 देख लेते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर स्थित पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जब आप बोलेंगे कि नहीं आपको सॉल्व करना है, अगर आप कन्फ्यूजन में है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं केवल आंसर बता रही हूँ कि कौन सा सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम। ठीक है, 88 देख लेते हैं। कोई लड़का नागरकोइल में मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 यानी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे नहीं 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 11:45 किलोमीटर यानी 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो रेलगाड़ी की औसत चाल जो आएगी वो हो जाएगा 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बात करते हैं 89 का। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो ये इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा। मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ऑप्शन नंबर 1 के, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन वाला 89 क्या है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 90। तो आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये था कंप्लीट हम आपका जो ईवीएस का पेपर था, आपका सीटेट पेपर फर्स्ट में ईवीएस जो सब्जेक्ट था उसका ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा आपने कितने मार्क्स सही किए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी सीटेट की आने वाले एग्जाम के लिए तो आप प्रिपेयर हो जाइए और तैयार रहिए। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।